जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का खजुराहो एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप अध्याय 9 तक कवर कर चुके हैं, जिसमें 1773 के अधिनियम से 1946 से स्वतंत्रता अधिनियम, उसके बाद 395 अनुच्छेदों को पढ़ा कि 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ और 12 भाग थे। इसके बाद जब 56 संविधान संशोधन हुए, इस प्रकार 451 अनुच्छेद हो चुके थे। 8 अनुसूचियों से बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गईं और 22 भाग से बढ़कर 25 भाग हो चुके थे। इन अनुच्छेदों को 1 से लेकर 75 तक हम कवर कर चुके हैं। बात करेंगे संघीय विधानमंडल की। भारत में केंद्रीय विधायिका के 2 सदन होते हैं, जिसे लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। राज्यसभा को द्वितीय और उच्च सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को प्रथम और निम्न सदन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति भी केंद्रीय विधायिका का एक अंग होता है, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भारतीय संसदीय प्रणाली के अंग हैं। बात करें राज्यसभा की। राज्यसभा का गठन भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः केंद्र में कानून निर्माण में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व आवश्यक माना जाता है। केंद्र में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। राज्यसभा में 250 सदस्यों से मिलकर बनती है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर राज्यसभा में भेजते हैं। बात करें राज्यसभा में सीटों की संख्या, अधिकतम वर्तमान में 250 होती है। 2026 के बाद जैसे ही सीटों का आवंटन फिर से बढ़ेगा, तो नई सीटें पता चलेंगी कितनी सीटें होने वाली हैं। इसमें 238 सदस्य राज्यसभा राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करता है, जिसमें खेल, विज्ञान, साहित्य आदि से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव के आधार पर चुना जाता है। बात की जाए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार किया जाता है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची के द्वारा किया गया है। बात करें राज्यसभा की अवधि। जो राज्यसभा सदस्य होते हैं, यानी राज्यों से जो चुनकर आते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, इन सांसदों की कार्यावधि 6 वर्ष की होती है। बाकी जो लोकसभा में सांसद चुनकर आते हैं, उनकी कार्यावधि 5 वर्ष की होती है, यानी उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर इसमें 1/3 यानी 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों का पुनः चुनाव होता है। बात करें राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी, जिसे सभापति एवं उपसभापति कहते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही कर लेती है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं चुना जाता, अलग से इनका चुनाव होता है। बात करें राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, तो आंध्र प्रदेश से 11, तेलंगाना से 7, बिहार से 16, असम से 7, गुजरात से 11, हरियाणा से 5, केरल से 9, मध्य प्रदेश से 11, तमिलनाडु से 18, महाराष्ट्र से 19, कर्नाटक से 12, उड़ीसा से 10, पंजाब से 7, राजस्थान से 10, उत्तर प्रदेश से 31, पश्चिम बंगाल से 16, जम्मू कश्मीर से 4, नागालैंड से 1, दिल्ली से 3, हिमाचल प्रदेश से 3, मणिपुर से 1, त्रिपुरा से 1, पांडिचेरी से 1, मिजोरम से 1, मेघालय से 1 सदस्य चुनकर आते हैं। सिक्किम से 1, गोवा से 1, छत्तीसगढ़ से 5, उत्तरांचल से 3, अरुणाचल प्रदेश से 1 और झारखंड से 6 सदस्य चुने जाते हैं।
वहीं बात की जाए लोकसभा सदस्यों की कि जो लोकसभा में सांसद चुने जाते हैं उनके लिए सीटों का आवंटन कैसे होता है। संविधान के अनुच्छेद 81(1) के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें राज्यों की जनता द्वारा अधिकतम 530 सदस्य चुने जा सकते हैं और राज्यों की जनता द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य चुने जाएंगे। आंग्ल भारतीय समुदाय के 20 प्रतिनिधि मनोनीत कर सकते हैं। इस प्रकार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश से 2 सदस्य यानी 2 सांसद अरुणाचल प्रदेश से चुनकर आते हैं, असम से 14 सदस्य, आंध्र प्रदेश से 25, तेलंगाना से 17, उड़ीसा से 21, उत्तर प्रदेश से 80, उत्तरांचल से 5, कर्नाटक से 28, केरल से 20, गुजरात से 26, गोवा से 2, छत्तीसगढ़ से 11, जम्मू कश्मीर से 6, झारखंड से 14, तमिलनाडु से 39, नागालैंड से 1, पंजाब से 13, पश्चिम बंगाल से 42, बिहार से 40, मणिपुर से 2 सांसद चुने जाते हैं। इस प्रकार ये 552 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा में और 250 सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं। बात करें मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं, यानी मध्य प्रदेश से 29 सांसद चुनकर लोकसभा में भेजे जाते हैं। महाराष्ट्र में 48, मिजोरम में 1, मेघालय में 2, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4 और त्रिपुरा में 2। बात करें संघ राज्य प्रदेशों की तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 1 सांसद चुनकर आता है, चंडीगढ़ से 1, दमन द्वीप से 1, दादर नागर हवेली से 1, दिल्ली से 7 सांसद चुनकर लोकसभा में पहुंचते हैं। पांडिचेरी से 1 आता है, लक्षद्वीप से 1 आता है। गाड़ी वर्तमान में लोकसभा की प्रभावी सदस्य संख्या 545 है। इस समय 530 सदस्य राज्यों की जनता द्वारा और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, अनुच्छेद 331 के तहत। ऐसे ही लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष जो है लोकसभा का जो पदाधिकारी होता है इसे स्पीकर कहा जाता है और जो उप पदाधिकारी होता है जिसे उपाध्यक्ष कहते हैं इसे डेप्यूटी स्पीकर के नाम से जानते हैं। इन दोनों को लोकसभा से ही चुना जाता है। जैसे वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है तो ओम बिरला जी हैं। ये यहाँ राजस्थान की कोटा सीट से सांसद चुने गए थे और वर्तमान में ये पिछली पंचवर्षीय में भी लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में भी ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। बात करें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की तुलनात्मक विवरण क्या है। सामान्य विधेयक के संबंध में लोकसभा एवं राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान भी होता है। संयुक्त बैठक की स्थिति में लोकसभा का पक्ष प्रभावी होता है। यदि अगर दोनों में मतभेद भी है और फिर संयुक्त बैठक होती है तो संयुक्त बैठक में भी बात लोकसभा के सदस्यों की मानी जाएगी, ना कि राज्यसभा के सदस्यों की। बात करें कहाँ राज्यसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा राज्य सूची के अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ राज्यसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है तो राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय पर संकल्प पारित करती है तो संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इस कानून का प्रभाव 1 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 299 के तहत राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर संसद को अखिल भारतीय सेवा के गठन के अधिकार हैं। अनुच्छेद 312 के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जाता है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो इसे हटाने का कार्यक्रम कहाँ से शुरू होगा तो राज्यसभा से ही इसे हटाने का कार्यक्रम शुरू होगा।
लोकसभा के अध्यक्ष और उनका कार्यकाल एक नज़र में आप देख लीजिए। प्रश्न में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान प्रारंभ होने के बाद जब संसद प्रारंभ हुई तब सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जी वासुदेव मावलंकर, जिन्हें पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। इनका कार्यकाल 1952 से 1956 तक था। प्रश्न यही पूछा जाता है। ज़्यादा डीप जाएगा तो दूसरे लोकसभा अध्यक्ष पूछ लेगा। तो MAA आयंगर 1956 से 57 तक रहे थे। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो आप सब जानते हैं कि ओम बिरला जी हैं। इसके बाद संसद के सदस्यों की योग्यता, तो आप इसे पढ़ लीजिए कि संविधान में अनुच्छेद 84 के तहत सदस्यों को कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। एक गणपूर्ति, अधिवेशन, सामान्य विधेयक की प्रक्रिया, ये आपको अगर विस्तार से पढ़ना है तो उनके लिए है। लेकिन जिन बच्चों का भी हाल ही में पेपर होने वाला है उन बच्चों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। बात करें संविधान संशोधन एवं बहुमत, तृतीय वाचन में विधेयक पेश करने वाला मंत्री विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करता है, फिर विधेयक पर मतदान होता है। यदि विधेयक पारित हो जाता है तो उसे दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। कहने का मतलब, यदि कोई मंत्री कोई विधेयक लाता है और उसे लोकसभा या राज्यसभा में पेश करता है तो जब वह वहां से पास हो जाता है तो लोकसभा से राज्यसभा में, और यदि राज्यसभा में पेश किया गया है और वहां से पास हो गया तो फिर वो लोकसभा में भेजा जाता है। दूसरे सदन से भी विधेयक को 3 चरणों से गुजरना होता है। दूसरे सदन में निम्न परिस्थितियां उभर कर सामने आती हैं। सदन या तो बिल को पारित कर देगा या पारित करने से मना कर देगा, या संशोधन सहित पारित कर देगा, या 6 महीने तक बिल पर विचार ही नहीं करेगा। तो 3-4 परिस्थितियां होती हैं, या तो तुरंत पास कर देगा या मना कर देगा, या संशोधन सहित पास कर देगा, या 6 महीने तक उसे टाल देगा। यदि बिल पास हो गया है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दें तो वह अधिनियम बन जाता है। कहने का मतलब है कि कोई आप विधेयक लाए और उस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति मिल गई और आखिर में राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून बन जाता है। दोनों सदनों में बिल पारित होकर जब राष्ट्रपति के पास आता है तो अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के पास निम्न विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति अनुमति दे देगा, अनुमति नहीं देगा, पुनर्विचार के लिए भेजेगा, या बिल टेबल पर पड़ा रहेगा। तो जैसे ही लोकसभा या राज्यसभा के पास ये अधिकार होते हैं कि या तो क्लियर कर देगा कि हाँ सहमति दे देगा, कैंसिल कर देगा, या फिर थोड़ा बदलाव कर देगा, या फिर 6 महीने के लिए टेबल पे पड़ा रहने देगा कि 6 महीने बाद देखेंगे करना क्या है। यदि राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है, और यदि संसद द्वारा पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए आता है तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी। कहने का मतलब यह है, यदि राष्ट्रपति ने वो विधेयक पुनः लोकसभा में भेजा कि अभी ये सही नहीं है, तो उसमें अगर वो दोबारा संशोधन भी नहीं करती लोकसभा, तो दोबारा अगर ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उन्हें इसे स्वीकार करना होगा, हस्ताक्षर करके कानून बनाना होगा। कोरम, निर्णायक मत, स्थगन, साइने डाई, प्रश्नकाल, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज हमें वो सब चीज़ें पढ़नी है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न बनता है धन विधेयक से। धन विधेयक क्या होता है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार किसी कर का अधिरोपण, उत्साह, परिहार, परिवर्तन या विनियमन भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना, ऋणों की गारंटी देना, संचित निधि खोज करना जैसे प्रावधानों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है।
अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। तो पहले प्रक्रिया होगी, उसके बाद धन विधेयक होगा। तो 109 में विशेष प्रक्रिया होती है धन विधेयक के लिए, और 110 में धन विधेयक को शामिल किया गया है अनुच्छेद में। इसके बाद वित्त विधेयक की बात करें तो 117 में, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आपको 110 याद रखना है कि इसमें धन विधेयक है, और 117 में वित्त विधेयक है।